हेलो एवरीवन, मैं अमित यादव आप सभी का अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एंजाइम्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स बेसिकली होते क्या हैं एंड एंजाइम्स के फंक्शनल रोल क्या हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द एंजाइम एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स के बिहाफ पे हम ये देखेंगे कि एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है और एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि एंजाइम्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर द substances which enhance any reaction rate without remain unchanged. It means एंजाइम्स जो है वो किसी सबस्ट्रेट को एंजाइम्स जो है वो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है जबकि खुद रिमेन्स अनचेंज्ड रहता है। जैसे मैंने कहा एंजाइम है प्लस कोई सबस्ट्रेट है और एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके ये ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। आफ्टर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स will dissociate and form enzyme plus product. So here it remains unchanged and we will get product. So students, एंजाइम्स खुद अनचेंज्ड रहता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो एंजाइम्स वर्किंग एज ए कैटलिस्ट। सो हम ये कह सकते हैं enzymes are the biocatalyst because in our body many types of enzymes are present and without any enzymes या without any specific enzyme we can't survive. So हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करने के लिए एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और बिना एंजाइम के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर नहीं सकता। तो एंजाइम्स बेसिकली हैव फोर कैरेक्टरिस्टिक। Enzymes basically have four characteristics. Enzymes basically have four characteristics. First characteristic of enzyme, students आप ये याद रखना, CTPS चंद्रन थर्मल पावर स्टेशन। चंद्रा करके याद रख लो, चंद्रा थर्मल पावर स्टेशन। आप एक निमोनिक्स याद रखना, इस निमोनिक्स से आपको इसकी जो फंक्शनल इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रह जाएंगे। तो ये याद करने की ट्रिक है कि एंजाइम्स बेसिकली हैव फोर टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड फर्स्ट इज colloidal. First property is colloidal. Enzymes are colloidal in nature. It means enzyme have colloidal type characteristic. इसका मतलब क्या हुआ कि colloidal होने की वजह से it have maximum surface and it provides maximum surface to any substrate to react and product any type of product. So colloidal nature means it provide surface for the substrate and to happen any reaction. So colloidal property, C for colloidal. Second property is thermolayable. Thermolayable means students it can act or it can work on any high temperature, ठीक है। It means thermolayable enzymes can work on enzymes can work on high temperature. It means प्रत्येक एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं
वो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स आई कैन से दैट एंजाइम्स आर वर्क ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर। थर्मोलाएबल मीन्स it can survive, enzymes can work on optimum temperature, enzymes can work on optimum temperature, enzymes can work on optimum temperature। एंड हमारी थर्ड कैटेगरी जो है, पहली हमारी कोलोइडल है, ठीक है, दूसरी हमारी थर्मोलाएबल है। इट मीन्स कि ये टेम्परेचर की बात कर रही है। सेकंड थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है, third property says that enzymes are the proteinaceous in nature, enzymes are the proteinaceous in nature, यानी कि I can say that enzymes are made of protein, but all proteins are not enzymes, but all enzymes are protein except ribonuclease। ribonuclease एंजाइम जो है वो प्रोटीन से नहीं बना होता, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेप्शन रख रहे हैं कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लिएज, एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लिएज। स्टूडेंट, राइबोन्यूक्लिएज है वो एंजाइम आरएनए को क्लीव करता है, और आरएनए को क्लीव करने वाला ये राइबोन्यूक्लिएज प्रोटीनेशियस नेचर का नहीं होता। सो हमारी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी प्रोटीनेशियस नेचर, उसको ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्शन में रखा है। एंड हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है, एस वाली कैटेगरी है, पहला हमारा कोलोइडल है, सेकंड हमारा थर्मोलाएबल है, प्रोटीन हमारा, थर्ड जो हमारा है वो प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फोर्थ कैटेगरी निकल के आती है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। इट मीन्स all enzymes are specific in nature। how can you say that all enzymes are specific in nature? Because we can say that enzymes can bind only a particular substrate। समझ में आया? enzymes जो है वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करता है, ठीक है। इस हाइपोथेसिस के ऊपर आपको एक मॉडल भी पढ़ा होगा कभी आपने, लॉक की मॉडल। इट मींस ताला और चाबी मॉडल। ताला चाबी मॉडल में क्या होता है कि एनी लॉक, कोई भी लॉक जो है वो एक पर्टिकुलर की से ही ओपन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर विच कैन बाइंड टू ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और यू कैन से दैट एंजाइम्स हैव ए एक्टिव साइट विच बाइंड्स विद ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है। एंजाइम्स जो है उसके पास एक एक्टिव साइट होती है जो सबस्ट्रेट को बाइंड करवाती है, ठीक है। आफ्टर बाइंडिंग टू सबस्ट्रेट, एंजाइम्स कन्वर्ट दिस सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें 4 कैटेगरी पता लगी एंजाइम के बारे में। First is enzymes are colloidal in nature. It means it provides surface to the substrate and to any reaction. Second is thermoliable. It means it have an optimum temperature and it can work on optimum temperature. Third is हमारा protein nature में होता है, it have an proteinaceous nature except ribonuclease. Fourth is हमारा specific in nature. It means it can bind with any specific substrate. Okay. So you can remember that in previous classes you listen about the कैटलिस्ट एंड बायोकैटलिस्ट। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो आप इसको उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक बोलते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बेसिक डिफरेंस की बात करूँ तो कि हम एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में एक वर्ड सुनते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का फंक्शन होता है किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ावा देना, ठीक है, किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ावा देना। उसके अलावा एंजाइम कुछ भी नहीं करता। तो अब आप कहोगे कि सर एंजाइम करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, ठीक है, और खुद रिमेन्स अनचेंज्ड रह जाता है, खुद में कोई बदलाव नहीं होता। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि हम एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। फर्स्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी एंजाइम्स की, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट मीन्स इट वर्क इन द
ह्यूमन बॉडी या एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारी शरीर में पाया जा रहा है, इसलिए हम इसको बायो कैटलिस्ट कह रहे हैं। बायो कैटलिस्ट सबसे पहला वर्ड इसके लिए, एंजाइम्स के लिए जो प्रॉपर वर्ड है। उसके बाद हम ये 4 CTPS आप याद रख लेना, चंद्रन थर्मल पावर स्टेशन के नाम से। T फॉर थर्मोलाएबल, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेगा। ठीक है, उससे पहले जो है कोलोइडल इन नेचर है, उसके बाद में जो है वो प्रोटीनेसिस नेचर है, और उसके बाद जो है सबस्ट्रेट नेचर है। हमने बातें की हैं स्टूडेंट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। सो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमने अभी बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स की एंजाइम की। उस आफ्टर दैट इंटरनेशनल यूनियन जो है इसकी बायोकेमिस्ट्री की, उसने एंजाइम्स को 6 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। यानी कि अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, एंजाइम क्लासिफिकेशन की बात करूं, एंजाइम क्लासिफिकेशन की बात करूं, सो स्टूडेंट्स दिस क्लासिफिकेशन are the nomenclature of enzymes which categorized 6 category, and on the behalf of their function they are kept in different categories. So first आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मैं जिस तरीके से CTSPL की शॉर्ट फॉर्म बताया, आपको उस वजह से उसकी चारों कैटेगरी याद रह जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे इसको क्या याद रखना है, आपको यहां पे आपको याद रखना है ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। OH वन वर्ड इज मिसिंग देयर। सो स्टूडेंट्स हमें पहला जो OH LIL है, हमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो मिलती है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओके। फर्स्ट हमें मिलता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड हमें मिलता है हाइड्रोलेजिस, सेकंड वर्ड इज फॉर हाइड्रोलेजिस, थर्ड वर्ड इज फॉर हमारा लाइज, फोर्थ वर्ड इज हमारा आइसोमरेज, आइसोमरेज, और स्टूडेंट्स हमारा फिफ्थ वर्ड इज लाइगेज, हमारा फिफ्थ वर्ड इज लाइगेज। और हम यहाँ पे वन वर्ड इज मिसिंग इज आवर टी। सो स्टूडेंट्स आपको OTHLIL ध्यान रखना है। मैं इसके न्यूमेरिक्स पहले इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप, न्यूमेरिक्स का मतलब है आप इसका फर्स्ट वर्ड याद रखो। ठीक है, ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, तो OTHLIL आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो, OTHLIL। ठीक है, तो जो हमारा टी वर्ड जो है स्टूडेंट वो मैं लिख रहा हूं ट्रांसफरेज के लिए, टी वर्ड जो है वो मैं लिख रहा हूं ट्रांसफरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर 6 कैटेगरीज which defines enzymes on the basis of their function. First is oxidoreductase. In this category, enzymes are classified on their function like oxidation and reduction, like oxidation and reduction, oxidation and reduction. स्टूडेंट क्या होता है कि इसके अंदर ऑक्सीडोरेडक्टेज में ऐसे एंजाइम्स रखे गए हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली कर रहे हो। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, कि उसी टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी टाइम पे आपका रिडक्शन भी हो रहा हो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। सो यू कैन से दैट दिस एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जब ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसमें रिड्यूस हो रहा था, उसी टाइम पे
आपका यहाँ पे एक Na प्लस NaDH में कन्वर्ट हो रहा था। सो हम ये कह सक रहे हैं कि यहाँ एक प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक प्रोडक्ट का रिडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन दोनों साथ साथ में हो रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे NAD प्लस NaDH में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स में हम जो कैटेगरी लिखते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि ऑक्सीडो रिडक्टेज में हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मिलता है, ठीक है। इस प्रकार के एंजाइम्स हमें मिलते हैं जो, जैसे मैं कहूँ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि आपके अल्कोहल फर्मेंटेशन में आप पढ़ते हो, यानी कि जहां पे भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ में चल रही हो, वो आपके किस में आते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल बहुत आसान होती है और आपने इसको बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस का ये वाला स्टेप है जिसमें आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वर्क करता है। वो एंजाइम इसको इसमें कन्वर्ट करवा रहा है, साथ में NAD प्लस NaDH में भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब भाई ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम ऐसे एंजाइम्स को रखते हैं जो ऑक्सीडेशन भी करते हो और उसी टाइम पे रिडक्शन भी करते हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस क्या है? इन दिस कैटेगरी हम ऐसे एंजाइम्स को रखते हैं जो हमारे हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि H आयन को छोड़ के ऐसे सभी H प्लस को छोड़ के हम ऐसे सभी एंजाइम्स इसमें रखते हैं जो हमारे डाइजेशन में काम है। जैसे मैं कहूँ कि सारे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे हाइड्रोलेज प्रकार के होते हैं। हम H को यहाँ इसलिए नहीं रखें क्योंकि H तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काम ले लेते हैं, है ना। तो एक्सेप्ट H प्लस जो जितने भी एंजाइम्स हैं जो कि हमें हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जो हमें क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, या मैं कहूँ जल का अपघटन करवाते हैं, ऐसे एंजाइम्स हम रखते हैं किसमें, हमारे हाइड्रोलेजेज में, ठीक है, हमारे हाइड्रोलेजेज में रखते हैं। उसके बाद लाएज एंजाइम आता है, उसके बाद हमारा आता है लाएज एंजाइम। स्टूडेंट्स लाएज एंजाइम में क्या होता है कि इसके अंदर लाएज में हम कार्बन सल्फर हो या कार्बन कार्बन हो या कार्बन नाइट्रोजन हो, यानी कि इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं, या मैं कहूं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, कार्बन सल्फर के बीच बॉन्ड, इन बॉन्ड को तोड़ने का काम किसका होता है, लाएज का होता है, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स जो हमें किसमें, क्लीवेज में हेल्प करें, जो हमारा बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करें, क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के क्लीवेज में हेल्प कर रहे हो। क्लीवेज समझते हो ना, क्लीवेज मतलब कट करना। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में काम आ रहे हैं वो एंजाइम्स क्या हैं, वो एंजाइम्स लाएज, ठीक है, वो एंजाइम्स क्या हैं, लाएज हैं। उसके बाद आता है हमारा आइसोमरेज। आइसोमरेज का मतलब है स्टूडेंट्स कि आइसोमरेज में हम क्या करते हैं, आपने ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस के एक स्टेप याद होगी आपको, आइसोमरेज से ही याद आएगा कि इसके अंदर हम सेम चीजें देख रहे हैं। ग्रुप ट्रांसफर, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि यार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वहां पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि आइसोमरेज जो है, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, एक वर्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP एक साथ बनते हैं और उनके बीच में इस तरीके से निशान लगा हुआ होता है। तो यानी कि ये जो है यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम मिलेगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, मतलब दोनों प्रोडक्ट की कन्फर्मेशन, या मैं स्ट्रक्चरल बातें करूँ, दोनों 3 कार्बन के बने हुए, तो इनमें दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप इधर भी है, फॉस्फेट ग्रुप इधर भी है, ठीक है। सो ऐसे एंजाइम्स जो मतलब आइसोमर्स के बीच में हो, दोनों आइसोमर्स के बीच में पाए जाते हो, आइसोमरेज कहलाते हैं, ठीक है, आइसोमरेज कहलाते हैं। उसके बाद लाइगेज एंजाइम्स, लाइगेज के अंदर ऐसे एंजाइम्स को रखा जाता है जो एंजाइम्स क्या कर रहे हो,
किसी को जोड़ने का काम कर रहे हो, जोड़ने इन द सेंस किसी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा रहे हो। जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल दूं आपको कि एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटाइल कार्बोक्सिलेज है, एसिटाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए को मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करवा रहा है। इट मींस एसिटाइल कोएंजाइम ए मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका जो एंजाइम काम आ रहा है वो एसिटाइल कार्बोक्सिलेज काम आ रहा है। एसिटाइल कार्बोक्सिलेज जो है वो एसिटाइल को मेनोइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करवा रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए के बीच में और मेलोनिल कोएंजाइम ए के बीच में, वो किसकी वजह से बन रहा है? लाइगेज की वजह से बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं ट्रांसफरेज एंजाइम की। तो स्टूडेंट ट्रांसफरेज एंजाइम में ट्रांसफर का मतलब है टू ट्रांसफर एनी ग्रुप। इट मीन्स अगर मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो जैसे कि मैं कहूं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक एटीपी आया और एटीपी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देके एडीपी में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ एटीपी ने अपना ग्रुप ट्रांसफर किया है ग्लूकोज पे और यहाँ एंजाइम काम आ रहा था हेक्सोकाइनेज। यहाँ एंजाइम कौन सा काम आ रहा था? हेक्सोकाइनेज। सो स्टूडेंट वी कैन से दैट हेक्सोकाइनेज आर द एंजाइम्स which are categorized under the transferase category. So ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला, ये फॉस्फेट कहां से आया? एटीपी से। एटीपी ने अपना ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया किस पे? किसी दूसरे पे। मतलब कि दूसरा कौन है? ग्लूकोज। मतलब एटीपी कोई एक प्रोडक्ट वो है, सब्सटेंस है, वो अपना फॉस्फेट ग्रुप किस पे दे रहा है? किसी दूसरे सब्सटेंस पे। और ये सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने क्लासिफिकेशन की बातें की। क्लासिफिकेशन को हमने IUBN ने, ICUBN ने, यानी कि आपकी जो इंटरनेशनल का जो है मतलब ICUBN, इसको बायोकेमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है उसके आधार पे हम इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसमें? 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और 6 कैटेगरी हमने ये पढ़ा है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, हाइड्रोलेजेज, लाएज, आइसोमरेजेज, लाइगेज, ट्रांसफरेज। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, इट मीन्स एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स एंजाइम्स का मतलब आपने समझा, एंजाइम्स किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। ठीक है, एंजाइम्स रेट को किस तरीके से बढ़ाता है? किसी रिएक्शन की दर को, रेट को किस तरीके से बढ़ाता है? एंजाइम्स हैव 2 बेसिक फंक्शन टू एनहेंस एनी रिएक्शन रेट। सो फर्स्ट इज decrease activation energy, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इट मीन्स एंजाइम जो फर्स्ट जो काम करता है वो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। सेकंड जो काम करता है इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी। स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट हैं जो एंजाइम्स किसी रिएक्शन को रेट बढ़ाने में इन 2 तरीकों से करता है। यानी कि एंजाइम्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है इन 2 के अलावा। यानी कि वो अगर रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इन 2 कारणों से बढ़ाता है। फर्स्ट कारण समझेंगे हम, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स समझना कि मान लो यहां से यहां एक पहाड़ सा बना हुआ है। ठीक है,
और इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलता है। मान लो यहाँ से कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है और उसके बाद वो अपने एक्साइटेड स्टेज में है और फिर उसके बाद हमें एंजाइम प्लस प्रोडक्ट दे के जाता है। हम इस स्टेज को कहते हैं कि ये जो है ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये वाला जो केस है स्टूडेंट्स, दिस केस इज इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ये क्या है? एब्सेंस ऑफ एंजाइम। इट इज एन केस इन विच एंजाइम इज एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम। सो व्हाट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम? प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, what happen in the presence of enzyme? Students, you can see that absence of enzyme, ट्रांजिशन एनर्जी या मैं कहूँ एक्टिवेशन एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के और नीचे ले आया। इसका मतलब अब इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी रह गई है। मैं इसको कोरिलेट यहीं पे भी कर सकता हूँ कि ये एंजाइम के एब्सेंस में है ये ग्राफ, और मैं एंजाइम की प्रेजेंस में रेड कलर में बना दूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि यहाँ से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और यहाँ मुझे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। भाई जितना कम पहाड़ होगा उतनी जल्दी हमें रिएक्शन मिल जाएगी, उतनी जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि एनर्जी को अगर मैं कम कर दूं, इस पहाड़ को कम करके मैं जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता हूं। इट मीन्स एक रास्ता मेरे पास ये है रिएक्शन को जल्दी करवाने का कि इस काइनेटिक एनर्जी को, इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दूं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। ठीक है, तो फर्स्ट तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के ये जल्दी, मतलब भाई अगर ये पहाड़ छोटा हो गया, ये एंजाइम की प्रेजेंस में है, यहाँ पे एंजाइम उपस्थित है, तो एंजाइम उपस्थित है तो ये क्या कर रहा है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है तो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा केस क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उससे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं तब एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मैं कहूं कि एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा दे, तो एनर्जी, अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा दिया, इट मीन्स कि दोनों एंजाइम सबस्ट्रेट फटाफट बाइंड होंगे, और फटाफट एंजाइम सबस्ट्रेट, जितनी जल्दी एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा उतनी ही जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हमने कहा कि भाई ये एक टेबल है, ठीक है, मेरे को इस टेबल के उस पार जाना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं एंजाइम हूं, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं क्या करूं, इस टेबल को छोटा कर दूं तो मैं आसानी से जंप कर सकता हूं इधर से इधर, या फिर मैं क्या कर दूं, मैं खुद की हाइट बढ़ा लूं, यानी कि मैं नीचे, मेरे पैरों के नीचे स्टूल लगा लूं तो मैं यहां से आसानी से कूद सकता हूं। तो ये दो कारण हैं जिनकी वजह से एंजाइम जो है वो एक रिएक्शन की दर को बढ़ा सकता है। स्टूडेंट, बहुत आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम व्हाट हैपन्स इन रिएक्शन रेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, बढ़ेगी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी घटेगी, बढ़ेगी? एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, समान रहेगी? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट रहेगी। मतलब इस प्रकार के आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपको ये दो पॉइंट्स तो 100 एंड 101% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपको ये याद रखने हैं कि दो ही तरीके से एंजाइम जो है वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा दे या बाइंडिंग एनर्जी बढ़ा दे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इन द सेंस बंध ऊर्जा, मतलब बंधने की ऊर्जा बढ़ा दे। उसके बाद हमारे इस एंजाइम की मैकेनिज्म को समझने के लिए अलग अलग मॉडल प्रोवाइड किए गए, अलग अलग प्रपोज किए गए, अलग अलग मॉडल दिए गए। फर्स्ट मॉडल जो था वो फिशर के द्वारा गया। फिशर साइंटिस्ट ने फर्स्ट मॉडल दिया जिसको नाम दिया लॉक एंड की मॉडल। स्टूडेंट्स, इस मॉडल में क्या होता है कि इन्होंने कहा कि कोई एक एंजाइम है,
कोई एक एंजाइम है, इस एंजाइम के पास उसकी एक एक्टिव साइट है, इट हैव एन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट भी रिजिड है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट एंड इट इज रिजिड इन नेचर, एंड इट इज रिजिड इन नेचर। स्टूडेंट इट मीन्स इन्होंने कहा कि जो एक्टिव साइट है ना, ये जो एक्टिव साइट है ये दृढ़ है। रिजिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंग्लिश में, हिंदी में दृढ़। दृढ़ मतलब कि भाई ये बदलने वाली नहीं है, सबस्ट्रेट आए चाहे कोई भी आए, अगर ये जिस शेप में है इसी शेप में रहेगी। जिस तरीके से एक लॉक होता है, लॉक होता है, ताला होता है, उसमें वही चाबी लगती है जो उसके शेप की होगी। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो दृढ़ है। इसमें अगर मान लो एक सबस्ट्रेट आपके पास ये है और एक सबस्ट्रेट आपके पास ये है, तो इसमें यही सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है इस तरीके से, ठीक है, और ये इससे बाइंड करके और फिर क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड आफ्टर this complex will be dissociate into enzyme plus product, and finally we get product, and our enzyme is remains unchanged। हमारा एंजाइम क्या रह गया है, अनचेंज्ड रह गया है। एंजाइम की अवस्था पे या उसकी स्ट्रक्चर पे कोई चेंज नहीं आया है, रिएक्शन भी करवा दिया और खुद कैसा रह गया, अनचेंज्ड रह गया, ठीक है। एक्टिव साइट एंड इट इज रिजिड इन नेचर, ठीक है। फर्स्ट मॉडल में इन्होंने कहा कि भाई एंजाइम जो है उसकी जो एक्टिव साइट है उसके जैसा ही अगर सबस्ट्रेट है तो ही वो रिएक्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, हमें ये वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लॉक एंड की मॉडल के अनुसार एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी, एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी, एक्टिव साइट एंजाइम की वो रिजिड थी। रिजिड मतलब कि उसमें बदलाव नहीं होता था सबस्ट्रेट की, उसमें सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, ठीक है। जो हमारा दूसरा मॉडल था वो था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दूसरा मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वो प्रपोज्ड दिस मॉडल, साइंटिस्ट नेम। तो साइंटिस्ट जो थे इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, एक सेकेंड, इसका नाम था, मेरे माइंड से आउट हो गया इसका, एक सेकेंड होल्ड करना। इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था उसको फिशर ने दिया था, इसका भी नाम, साइंटिस्ट का नाम मैं अभी बताऊंगा आपको, आप इसकी मैकेनिज्म देखना। इन्होंने क्या कहा कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की जो ये साइट होती है ना, इसको क्या बोल रहे हो आप, एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट नॉट रिजिड इन नेचर, उसमें रिजिड थी, मतलब कि वो दृढ़ थी, वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती थी, उसकी साइट में चेंज नहीं होता था सबस्ट्रेट की प्रेजेंस। एक्टिव साइट नॉट रिजिड इन नेचर। उन्होंने कहा कि ये नेचर में, प्रकृति में, मतलब इसके प्राकृतिक स्वभाव से ये रिजिड नहीं है। तो इसका मतलब अगर मान लो कि ये इतना सा, इसमें इसकी एक्टिव साइट इस पोजीशन में है, तो अगर मैं कहूँ कि सबस्ट्रेट हमारे पास ऐसा आ गया, ठीक है, या मैं कहूँ सबस्ट्रेट मेरे पास, दूसरा बनाता हूँ, सबस्ट्रेट मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये इस तरीके से अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, वो सबस्ट्रेट की वजह से थोड़ी चेंज हो जाती है, यानी कि सबस्ट्रेट कन्फर्मेशनल चेंज करता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे। सबस्ट्रेट कोज कन्फर्मेशनल चेंज on the active site of enzyme, on the active site of enzyme। स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। फर्स्ट वाले में रिजिड नहीं था, उसने ये कहा कि मेरे जैसा ही कोई सबस्ट्रेट आएगा तो ही मैं बाइंड करूंगा,
इसने कहा कि मैं रिजिड नहीं हूं, एक्टिव साइट मैं कह रही हूं मैं रिजिड नहीं हूं, बट मेरे पे अगर कोई थोड़ा बहुत मतलब मेरी शेप जैसा मिलता जुलता नहीं भी आएगा तो मैं मतलब उसके हिसाब से मैं अपने आप में बदलाव करूंगी, इंड्यूस्ड करूंगी, यानी कि सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड कर रहा है एंजाइम को उसको फिट करवाने के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट ने इंड्यूस किया एंजाइम को खुद के शेप के आधार पे कि मतलब मेरी इस प्रकार की शेप है और तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसने इसकी एक्टिव साइट को इंड्यूस किया खुद को फिट करवाने के लिए, क्योंकि ये रिजिड नेचर में नहीं थी, रिजिड नहीं थी मतलब ये लचीली होगी, तो जैसा एंजाइम आया वैसे में ये उसके हिसाब से खुद एंजाइम जैसा सबस्ट्रेट आया उसने इस एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज करे, कन्फर्मेशनल चेंज मतलब इसकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर दिए, और उसके बाद इट बिकम्स एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, and after that enzyme substrate complex will dissociate in enzyme plus product, enzyme plus product। ओके, हमने दोनों मॉडल की बातें की, ठीक है, हमने किया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, हमने की लॉग की मॉडल, ठीक है। ये हमारे जो मॉडल थे ये इसको समझाने के लिए दिए गए थे कि एंजाइम की जो मैकेनिज्म होती है वो एक हमारा, उसके बाद जो तीसरा मॉडल आता है वो आता है सबस्ट्रेट स्ट्रेन मॉडल, या मैं कहूं स्ट्रेन मॉडल, स्ट्रेन मॉडल, स्ट्रेन मॉडल जिसमें सबस्ट्रेट स्ट्रेन करता है, इसको हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट स्ट्रेन मॉडल। क्या होता है, ये कह रहा है कि एंजाइम्स, मान लो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है इस टाइप की, ठीक है, एंजाइम्स और ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये क्या है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, ओके, और रिजिड, नॉट इन रिजिड नेचर, नॉट रिजिड नेचर, इट मीन्स जो सबस्ट्रेट आने वाला है वो कुछ ऐसा ऐसा आने वाला है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जब सबस्ट्रेट मुझसे बाइंड करेगा ना तो मेरा जैसा हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि सबस्ट्रेट हमारा ऐसा था, सबस्ट्रेट मान लो ऐसा आया, ठीक है। इसने कहा कि एंजाइम जो है जब ये सबस्ट्रेट मेरे से बाइंड करेगा इस तरीके से तो ये मेरे ही जैसा कन्फर्मेशन का होगा, मतलब मैं राउंड शेप में हूं तो इसका भी कन्फर्मेशन कैसा हो, राउंड हो जाए। तो अभी ये लंबा था, पीछे से क्या हो गया है, राउंड हो गया है। इट मीन्स यहां पर एंजाइम ने सबस्ट्रेट को क्या किया, सबस्ट्रेट स्ट्रेन मॉडल ना, सबस्ट्रेट को सब स्ट्रेन किया है कि वो भी उसके जैसा हो जाए, किसके जैसा, एंजाइम जैसा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 मॉडल की बात की, हमने मैकेनिज्म की बात की, हमने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की बात की, एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक की बातें की कि एंजाइम्स में, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, एंजाइम्स में 4 कैटेगरी होती हैं, CTSP से आपको याद रहेगा, चंद्रन थर्मल पावर स्टेशन से। कोलोइडल होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, थर्मोलाइबल होते हैं, यानी कि थर्मोलाइबल मतलब कि टेम्परेचर पे जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए टू वर्क किसी भी कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन में, और स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि किस किस तरीके से उनको 6 कैटेगरी के अंदर विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि एंजाइम्स की जो मैकेनिज्म होती है उसकी स्टडी की, और एंजाइम्स की मैकेनिज्म हमने की बात की किस तरीके से वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है। आफ्टर देन हमने बातें की हैं इनके मॉडल्स की। फर्स्ट मॉडल जो था फिशर ने दिया था, जो कि लॉकगी मॉडल था, ठीक है। सेकंड मॉडल जो है उसके साइंटिस्ट का नाम एग्जैक्ट मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, सी पे करके कुछ इसका नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम तो आप खुद भी देख सकते हैं। बाकी इसकी जो मैकेनिज्म थी वो मैंने आपको बताइए किस तरीके से तीनों मॉडल काम करते हैं। फर्स्ट मॉडल यानी कि दृढ़ है, एंजाइम सबस्ट्रेट में एक्टिव साइट जैसी है वैसा ही सबस्ट्रेट आए तो ही काम करेगी, अदरवाइज नहीं काम करेगी। दूसरे मॉडल में सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ा बहुत बदलाव कर देता है खुद की शेप के हिसाब से, तो हमने वो देखा कि उसने इंड्यूस किया है एंजाइम को, किसने, सबस्ट्रेट ने। और तीसरे में एंजाइम ही सबस्ट्रेट को कहता तू भी मेरे जैसा हो जा, ठीक है। ये हमने मॉडलों की बात की, और इस तरीके से हमने कहा कि एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करता है
अदरवाइज बाइंड नहीं होगा तो आपको ES कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, और ES कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा तो E प्लस P यानी कि प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हमने ये चीज देखी कि हमारा एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है किसी एक सबस्ट्रेट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही है। बाकी हम एंजाइम्स का जो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम के रेगुलेशन के बारे में, कि एंजाइम के इनहिबिटर जो है किस तरीके से 3 प्रकार से इसमें इनहिबिशन होता है एंजाइम्स में, कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव और अनकंपेटिटिव इनहिबिशन। उनके ग्राफ्स की बातें करेंगे, ग्राफ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी रेगुलेशन की बात करेंगे आने वाली क्लास में। धन्यवाद।